चैप्टर 2242 गार्ड कैप्टन बंकी। बंकी अब और सह नहीं पाया। उसे लाइंग यूए और बैम को रोकना ही था। कमबख्त इन्वेडर्स, मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। वो पैलेस से छलांग लगाकर नीचे उतरा। दोनों हाथों में विशाल क्रेसेंट ब्लेड थामे सीधे लाइंग यूए की ओर दौड़ा, जो उसका इंतजार कर रही थी। दोनों एनहांसमेंट एबिलिटी वाले वॉरियर्स तेजी से आमने सामने आए। दोनों ने अपने हथियार उठाए और पूरी आत्मविश्वास से क्लोज कॉम्बैट में उतर गए। पीछे हटने का सवाल ही नहीं था, मानो धरती और मंगल टकरा रहे हों। दोनों आमने सामने भिड़े और पहला वार साधारण मगर घातक था। बैंग! क्रेसेंट ब्लेड और फेवल हुक की टक्कर से निकली भयंकर ताकत ने दोनों को चौंका दिया। दुश्मन की शक्ति ने उन पर दबाव डाल दिया। लाइंग यूए ने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ कि रैन द्वारा बनाई आर्मोर पहनी है, वरना सिर्फ शक्ति के दम पर वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। लिजर्डमैन जन्म से इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए बंकी की एबिलिटी इंडेक्स लाइंग यूए से कहीं ऊपर होना कोई अचरज की बात नहीं थी। लेकिन लाइंग यूए पूरी तैयारी के साथ आई थी और उसे जरा भी डर नहीं था। दोनों के हथियार लगातार टकराए, कोई पीछे नहीं हटा। उल्टा पागलों की तरह क्लोज रेंज अटैक्स शुरू हो गए। क्रेसेंट ब्लेड और फेवल हुक बिजली की तरह हवा में घूमते, उनके सिर्फ आफ्टर इमेजेस दिखाई देते। टकराहट की गड़गड़ाहट जमीन हिलाने लगी और पास के कई सैनिकों के कान फट गए। 3 मीटर से भी कम दूरी पर यह खून खराबा हो रहा था। क्रेसेंट ब्लेड बेहद धारदार था और फेवल हुक न सिर्फ धारदार, बल्कि उसका उल्टा कांटा आसानी से दुश्मन की नसों या हाथ पैर को फंसा सकता था। ऐसी लड़ाई में एक छोटी गलती सीधी मौत बन सकती थी। लेकिन दोनों ही क्लोज कॉम्बैट के मास्टर थे। लाइंग यूए हैरान थी। उसने इंसानों की मार्शल आर्ट्स की सर्वोच्च सीमा छू ली थी, मगर सामने खड़ा बंकी उससे कम नहीं था। यह लाजमी भी था। वुलुयन एम्पायर हमेशा विनाश के डर में जीता रहा, इसलिए वहां का हर योद्धा पूरी तरह युद्ध कला में ढला हुआ था। बंकी का इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर बनना उसकी लड़ाई की ताकत का सबूत था। उनकी भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि देखने वाले कांप उठते। खुशकिस्मती से उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि दूसरों को सिर्फ धुंधले साए और उठता तूफान ही नजर आता। यांग एक्साइन क्साई ने लाइंग यूए की ओर नजर भी नहीं डाली। उसे यकीन था कि लाइंग यूए इस दुश्मन का सामना कर सकती है। उसके पीछे एक विशाल फॉलन एंजल पपेट खड़ा था, जो पैलेस की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। रुको, यहां मत आना। इंपीरियल गार्ड्स ने बंदूकें तान ली। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन उन्होंने जोर से चिल्लाकर अपने डर को दबाने की कोशिश की। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सामने खड़ी ये दिखने में नाजुक इंसानी औरत दरअसल कितनी भयानक है। यांग एक्साइन चुप रही, लेकिन अगले ही पल एक सैनिक का सिर अचानक बैंग के साथ फट गया। हरी चिपचिपी रक्त चारों तरफ बिखरी और उसके बगल में खड़े लिजर्डमैन सोल्जर ने अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी थी। ये महिला हमारी मास्टर है, कोई उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और न ही उसकी अवज्ञा करेगा। इंपीरियल गार्ड्स में से एक तिहाई पहले ही यांग एक्साइन के एरोस से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उनका दास बनना अब कोई अचरज की बात नहीं थी। इंपीरियल गार्ड्स में अफरातफरी मच गई, क्योंकि सिर्फ एरो से प्रभावित लोग ही जानते थे कि उनके असली साथी कौन है। बाकियों को कुछ समझ नहीं आया। जल्द ही उन्होंने आपस में ही एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया और पैलेस की एनर्जी शील्ड नियंत्रण खोने की वजह से धुंधली होकर गायब हो गई। अब यांग एक्साइन के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। जो भी उस पर हमला करने की कोशिश करता, या तो आसपास के सैनिक उसे रोक देते या लिजर्डमैन उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर ढाल बना लेते। असल में उसके पास जो अपर डीमन आर्मोर थी, उसकी मौजूदगी में साधारण लिजर्डमैन का हमला उसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता था। बंकी पूरी तरह लाइंग यूए से उलझा हुआ था। जब उसने देखा कि यांग एक्साइन सीढ़ियां
चढ़ती पैलेस में प्रवेश करने जा रही है तो उसके दिल में घबराहट छा गई और उसी पल उसने एक गलती कर दी। लाइंग युए ने मौका नहीं छोड़ा। फेवल हुक्स ने हजारों आफ्टरमेजेस छोड़े और पलक झपकते ही उसकी आंखें, गर्दन और निचला शरीर काटने के लिए वार किए। बंकी को होश आया, लेकिन तब तक वो रक्षात्मक स्थिति में पहुंच चुका था। उसकी आर्मों ने दर्जनों वार झेले, लेकिन हर वार ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसके अंग प्रत्यंग ऐसे लगे मानो किसी वॉशिंग मशीन में मत दिए गए हों। बंकी के होश उड़ गए। ये औरत अगर पूरे दिल से लड़े तो पल भर में उसकी मौत तय थी। उसने तुरंत अपने जख्म रोकने के लिए मांसपेशियां कस ली और क्रेसेंट ब्लेड उठाकर पलटवार किया। ये अजीब हथियार दरअसल 2 कर्व्ड सिमटर्स जैसा था, जिसे क्रच की तरह पकड़ा जा सकता था और दुश्मन के वार रोकने के लिए उठाया जा सकता था। लेकिन लाइंग युए के फेवल हुक के सामने यह हथियार बोझल था। उसके एक खींचने पर ही बंकी का वार बेअसर हो गया। अब बंकी समझ चुका था, उसके सामने वाली योद्धा ने यह हथियार खास उसी से लड़ने के लिए चुना था। ये सोचते ही उसने चाल बदली। उसका क्रेसेंट ब्लेड घूमता हुआ लाइंग युए की गर्दन पर वार करने बढ़ा। लाइंग युए ने रिस्ट घुमाकर तुरंत हुक से उसका वार रोक दिया और ब्लेड को फंसा लिया। लेकिन तभी अचानक क्लिक, क्रेसेंट ब्लेड का हैंडल और ब्लेड अलग हो गए और दोनों को जोड़ने वाली एक लंबी चेन बाहर निकल आई। असल में यह हथियार सॉफ्ट वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लाइंग युए तैयार नहीं थी और उसका दबाव तुरंत हट गया। क्रैश! बंकी ने ताकत लगाई और उसका क्रेसेंट ब्लेड तेजी से घूमता हुआ उसके चारों ओर मीटियोर हैमर की तरह चक्कर लगाने लगा। लाइंग युए ने भौहें सिकोड़ी और हुक से बचाव किया, लेकिन असली हमला ब्लेड या चेन से नहीं था। तेजी से घूमते हथियार के साथ एक खास हवा का बहाव बना, जो अचानक टर्ब्यूलेंस में बदल गया। एक ही पल में लाइंग युए को लगा मानो उसके चारों ओर एनर्जी का विस्फोट हो गया हो। चैप्टर 2243 ट्रांसलेशन। चैप्टर 2230 आर्मोर ऑफ द एंड। बूम! हवा सचमुच फट गई। बोची से फूटी ताकत मीटियोर चेन के जरिए लाइंग युए के शरीर के पास जाकर इकट्ठी हो गई। जब वो नाजुक सीमा पर पहुंची तो हवा पागलों की तरह दबाव में आकर एक भयंकर एयर बॉम्ब का रूप ले बैठी। मीटो ब्लास्ट! अपना वार कामयाब होते देख बोची के होठों पर घमंड की झलक उभर आई। उसे यकीन था कि सामने खड़ी इंसानी औरत कभी ये उम्मीद नहीं करेगी कि वो अचानक पास की लड़ाई से दूर से वार करने की चाल चलेगा। धुएं और धूल के बीच से लाइंग युए तुरंत बाहर निकल आई और उसने दूरी बना ली। वो हमला उसके लिए वाकई अप्रत्याशित था, लेकिन डराने लिए काफी नहीं। उसकी प्रोटेक्टिव एनर्जी इस किस्म के वार को रोक सकती थी। हां, अचानक के झटके से उसके शरीर में ऊर्जा और रक्त जरूर हलचल करने लगे थे। उसने अपनी छोटी उंगली से आर्मोर को छुआ और सुकून की सांस ली। ये आर्मोर उसका बड़ा सहारा साबित हुआ था। वो चोट खाए बिना इस वार को झेल गई। क्लैटर! जंजीरों की आवाज गूंजी और बोची ने मीटियोर चेन्स को काबू में करते हुए हवा में सीधे क्रेसेंट ब्लेड टिका दिया। जो हथियार पहले अजीब दिख रहा था, अब ज्यादा वाजिब लग रहा था। वो दिखने में लंबी तलवार जैसा था, मगर दरअसल उड़ने वाले एक्स में भी बदल सकता था। लाइंग युए ने अपने फेवल हुक की ओर देखा। अगर ये नरम हथियारों पर इस्तेमाल हो तो उसका फायदा नुकसान में बदल जाएगा। तो फिर उसने फेवल हुक को वेपन बॉक्स में रख दिया और एक नई जोड़ी हथियार निकाली, ब्रॉन्ज वॉरहैमर्स। छोटे वॉरहैमर का सिर सिर्फ मुट्ठी जितना और हत्था चंद दर्जन सेंटीमीटर लंबा था। दिखने में तो जैसे कोई छोटा खिलौना हो, मगर नरम हथियारों के सामने लाइंग युए ने क्लोज कॉम्बैट का रास्ता चुना। अपने भारी आर्मोर को देखते हुए हैमर आर्मोर पियर्सिंग हथियार के तौर पर बेहद काम का था। हथियार देखकर बोची ने भौहें उठाई। लिजर्डमैन इतने छोटे हथियार नहीं चलाते। वो सोच में पड़ गया कि लाइंग युए अब लड़ाई कैसे करेगी। ओ,
उसने बाएं हाथ में क्रेसेंट ब्लेड उठाकर सामने रोका और दाएं हाथ से चेन को काबू किया। यह कहना मुश्किल था कि उसके बाएं हाथ का क्रेसेंट ब्लेड भी छोड़ा जा सकता है या नहीं, लेकिन इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हो सकता है वो पास और दूर दोनों तरह की लड़ाई में काम आए। लाइंग युए धीरे धीरे झुकी। उसका लंबा और लचीला शरीर जैसे किसी काले चीते की तरह तैयार था। अचानक लाइंग युए एक काले बवंडर की तरह बोंची की तरफ लपकी। बोंची भी झिझका नहीं। उसने दाएं हाथ की चेन झटकी और क्रेसेंट ब्लेड बिजली की रफ्तार से लाइंग युए की ओर बढ़ा। हवा संकुचित होने लगी और जैसे ही वो करीब आती, वही पास से एयर बॉम्ब बनकर फट जाती। यांग जिंगसन पवित्र सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, जो महल की ओर जाती थी। कोई उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि कई लिजर्डमैन सैनिक पहले ही उसके लिए जान दे चुके थे। अगर कोई करीब पहुंचकर उस पर हमला करने की कोशिश भी करता, तो वो वार करने से पहले ही मर जाता। उनके शरीर खुद ही मौत को पहचान लेते। मैम वायरस। उसकी शक्ति ये थी कि यांग जिंगसन के केंद्र में एक दायरे के भीतर तीर कणों में बदल जाते। उनके शरीर छूते ही वो यांग जिंगसन की शक्ति के गुलाम बन जाते। खुद की पहचान, उनकी सांस ली हुई हवा जहरीली हो जाती और वो मर जाते। खुद का विश्वास, उनके दिमाग की कोशिकाएं ऊर्जा की कमी से मरने लगती। खुद का निर्धारण, उनका अस्तित्व बेकार है। आत्मविनाश ही आखिरी मंजिल है, मौत। इन नियमों के चलते हर कोई उसका शिकार बन रहा था। कोई यांग जिंगसन के पास नहीं जा सकता था, जो अब बिशप स्तर की शक्ति रखती थी। वो किसी महाप्लेग की तरह थी, जो आसपास के सभी दुश्मनों में मौत बांट रही थी। सब लोग सिर्फ दहशत से देख रहे थे, जबकि वो सीढ़ियां चढ़कर महल के विशाल और शानदार प्रवेश द्वार तक पहुंची। सोने को इस दुनिया में भी सर्वोच्च धातु माना जाता था, और लिजर्डमैन भी इसे सजावट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। महल का विशाल दरवाजा सोने से चमक रहा था और उस पर अनगिनत जगमगाते रत्न जड़े थे। यांग जिंगसन ने तुरंत पहचान लिया कि ये बेहद ऊंचे स्तर के एनर्जी स्टोन्स थे। पूरा महल एक मुकम्मल डिफेंस सिस्टम से लैस था। उसने हाथ हिलाया, चेहरे पर कोई भाव नहीं। फॉलन एंजल पपेट ने लंबे हाथ फैलाए, बो ऑफ जजमेंट खींचा और एक तीखा हेयरस्कर्स एरो महल के दरवाजे पर छोड़ा। कोई रुकावट नहीं आई। तीर सीधा जा टकराया। अगले ही पल वो मजबूत दरवाजा, जिसने अनगिनत साल झेले थे और जिस पर बेहतरीन सुरक्षा ढाल थी, जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। दरवाजे के टूटते ही यांग जिंगसन के सामने एक विशाल कदकाठी वाला शख्स उभरा। एक मच, काला जेट रंग, 30 मीटर से ऊंचा धर, जिसमें इतिहास का बोझ और एक डरावनी क्रूरता समाई थी, जो किसी को भी भीतर तक घृणा से भर दे। वो यांग जिंगसन के सामने आ खड़ा हुआ। वो मच किसी दैत्याकार लिजर्डमैन जैसा दिखता था, मगर मौजूदा लिजर्डमैन के मुकाबले उसमें मूल रूप ज्यादा मौजूद था। उसका शरीर कुछ झुका हुआ था। वो किसी विशाल टाइनोसॉरस रेक्स जैसा लगता था। यांग जिंगसन की आंखें ठंडी हो गई। रिजेंटमेंट से बना एक निषिद्ध अस्त्र। इंसानों की सबसे पुरानी और ताकतवर भावना डर है, और सबसे पुराना डर अज्ञात से। यही वजह थी कि ऐसे टबू अस्त्र बनाए गए। बेशुमार जीवों की बलि चढ़ाकर उन्हें मौत का डर और नफरत्रोष जैसी नकारात्मक भावनाएं महसूस कराते हुए एक शक्तिशाली निषिद्ध अस्त्र गढ़ा गया, जो एलियंस का मुकाबला कर सके। जैसे तांत्रिक बुद्धिज्म के वज्रा पेस्टल और स्पीयर ऑफ लॉन्गिनस भी इसी सिद्धांत पर बने थे। जितनी ज्यादा बलि, उतनी ही ज्यादा नफरत और डर, और उतना ही ताकतवर निषिद्ध हथियार। यांग जिंगसन के सामने आया ये प्राचीन लिजर्डमैन रूपी मच वुलुयन एम्पायर का सबसे बड़ा अल्टीमेट वेपन था, आर्मोर ऑफ द एंड। इसका इस्तेमाल होना इस बात का ऐलान था कि वुलुयन एम्पायर अपनी सबसे खतरनाक घड़ी में है। इसे एम्परर सी यी खुद चला रहा था। सिर्फ शाही खून वाले ही जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन से इस विशाल मच को काबू कर सकते थे। वो टूटी हुई महल की दहलीज पर खड़ा था।
उसकी ठंडी आंखें मौत का सन्नाटा बिखेर रही थी। मौत की प्यास, रोष और डर इतनी शिद्दत से फैल रहा था कि युद्ध भूमि पर लाइंग युए और बाकी लोगों तक उसकी ठंडक पहुंच रही थी। सीई की नजरें यांग जिंगसन पर थी, बर्फ जैसी ठंडी, छुरे जैसी तेज। वुलुयन एम्पायर की लाखों सालों की धरोहर को हल्के में मत लो, कमीनी। आज मैं, वुलुयन एम्पायर का एम्परर, सी साइंटिस्ट ड्रैगनीज, तुम्हारा अंत करूंगा। युद्ध फैलता जा रहा था। ईस्ट सिटी वॉर जोन में वुलुयन एम्पायर की सेनाएं कदम दर कदम पीछे धकेली जा रही थी और अब वो शहरी इलाके में घुसकर स्ट्रीट फाइटिंग करने को मजबूर थी। चैप्टर 2244, अंकल यू अपग्रेडेड वर्जन। साधारण सैनिकों की जीत या हार कभी भी युद्ध के अंतिम नतीजे को तय नहीं करती। असली फैसला तो हमेशा हाई लेवल एलियंस ही करते हैं। एक वॉर मशीन की तरह भारी आर्मोर पहने हुए अंकल यू सबसे पहले दुश्मनों की फॉर्मेशन को चीरकर आगे बढ़ा। उसका आर्मोर भी हाई लेवल डीमन गॉड्स के बॉडी से निकाले गए मटेरियल्स को डिसमेंटल करके बनाया गया था। आज उसकी आर्म्स, बोन्स और ब्लड वेसल्स तक एक्सटेंसिवली मॉडिफाई हो चुके थे। अब वो एक सेमी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बन चुका था। इस हालत में वो बस लड़ने के लिए ही पैदा हुआ था। यहां तक कि बैटलफील्ड पर 7 दिन और 7 रातों तक बिना गिरे लड़ सकता था। भारी आर्मोर से ढका उसका शरीर फ्रंटलाइन पर पहुंचा। उसके बॉडी पर मौजूद शूटिंग होल्स अचानक खुल गए और आसमान में मीटियोर शावर जैसे लेजर्स दाग दिए गए। लाखों लिजर्डमैन सोल्जर्स उस रोशनी में फंस गए। चमक उतनी ही तेज थी जितनी किसी लाइट शो की होती है, मगर उसने लिजर्डमैन वॉरियर्स को ऐसे काटा जैसे गरम चाकू से मक्खन कटता है। सिर्फ कुछ ही पल में हजारों लिजर्डमैन सोल्जर्स एक ही वार से मारे गए। ये भयावह नजारा देखकर डिफेंस लाइन पर खड़े बाकी लिजर्डमैन कांप उठे। स्ट्रेंज, मॉन्स्टर, उन्होंने पूरी जान लगाकर अपनी गन से हमला किया, मगर उनके ऑर्डिनरी एनर्जी वेपन्स, यहां तक कि बड़े कैलिबर के एनर्जी कैनन्स तक अंकल यू को जरा भी हिला नहीं पाए। उसके बॉडी के बाहर मैकेनिकल सिविलाइजेशन का एनर्जी शील्ड सक्रिय था, जो बड़ी संख्या में एनर्जी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता था। ऊपर से वो अपर डीमन गॉड लेवल का एनर्जी प्रोटेक्शन मॉड्यूल था, इतना हाई लेवल कि इप्सिलॉन से नीचे के किसी भी एनर्जी अटैक से उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो सकता था। अब लड़ाई शहर तक पहुंच चुकी थी। चारों तरफ आग और तबाही मची थी। एक विशाल सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म पहाड़ जैसा शहर में घुस गया। उसने बेहिचक बिल्डिंग्स को तोड़ा और टॉल बिल्डिंग्स में छिपे सोल्जर्स व सिटी डिफेंस वेपन्स को तबाह कर डाला। मैकेनिकल आर्मी और ह्यूमन वॉरियर्स 3-3 की कॉम्बैट यूनिट्स में लड़ रहे थे। एक मैकेनिकल सोल्जर आगे खड़ा होकर एनर्जी शील्ड डिप्लॉय करता और पीछे खड़े इंसान उसकी कवर में काउंटर अटैक करते। ये एंशिएंट कॉम्बैट सिस्टम स्ट्रीट फाइटिंग में बहुत कारगर साबित हो रहा था। ऐसे कई 3-3 की टीम्स एक दूसरे से तालमेल बनाकर एक विशाल मीट ग्राइंडर की तरह डोंगचेंग डिस्ट्रिक्ट से अंदर घुसते चले गए। वुलुयन एम्पायर के सोल्जर्स हो, मैकेनिकल वॉर बीस्ट्स हो या साधारण लिजर्डमैन, सामने जो भी आया सबको मार गिराया गया, क्योंकि लिजर्डमैन एक ऐसी रेस थी जहां हर कोई सोल्जर था। हर लिजर्डमैन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, मिलिट्री सर्विस करता था। वो आर्मोर उतारकर आम इंसान जैसा दिख सकते थे या आर्मोर पहनकर कॉम्बैट यूनिट्स बन सकते थे। इसलिए सबसे सुरक्षित यही था कि जो भी लिजर्डमैन दिखे उसे मार दो। अंकल यू निडर होकर फ्रंट लाइन पर खड़ा था। उसकी तबाही की ताकत सुपरलार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके हमले ज्यादा प्रिसाइज थे। सिंगल टारगेट किल करना हो या ग्रुप पर हमला, वो एकदम सही लाइन ऑफ डिफेंस को पलक झपकते मिटा सकता था। लेकिन लिजर्डमैन चुपचाप मरने वाले नहीं थे। जैसे ही अंकल यू शहर की मेन एवेन्यू पर घास काटने की तरह लिजर्डमैन का कत्लेआम कर रहा था, अचानक पास की गली से एक जोरदार आवाज गूंजी, मेरे लोगों को सब्जियों की तरह काट रहे हो? ये तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। आवाज सुनते ही अंकल यू ने तुरंत अपने एडवांस्ड इंटेलिजेंस सिस्टम से लोकेशन कंफर्म कर ली।
बिना पल गवाए उसने पलटकर अपना बायां हाथ उठाया। उसकी हथेली में लगे एनर्जी कैनन ने इंस्टेंट ही चार्ज ले लिया। टारगेट लॉक करते ही सामने सफेद बैटल यूनिफॉर्म्स पहने लिजर्डमैन का एक समूह दिखा। उनकी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स बाकियों से बिल्कुल अलग और बेहद एलिगेंट थी। ये तो गैरिसन कमांडर के डायरेक्ट गार्ड्स हैं। अंकल यू ये जानकारी अच्छी तरह जानता था। वोलुयन एम्पायर में सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स और उससे ऊपर वाले सभी किसी न किसी वॉर जोन के कमांडर या डेप्यूटी कमांडर होते थे। उनके आसपास के गार्ड्स हमेशा बाकियों से अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे। अगर ह्यूमन स्टैंडर्ड से आका जाए तो हर एक की ताकत कम से कम कैप्टन लेवल की थी, मगर अंकल यू इन्हें छोटी मोटी मक्खी समझकर ही चलता था। उसने तुरंत एनिमी की असली आइडेंटिटी कंफर्म कर ली। नहीं, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो जानबूझकर दुश्मन की डायरेक्शन में ही बढ़ा था। नॉर्दर्न थिएटर कमांडर ब्रैड, अंकल यू के इतना कहते ही सफेद वर्दी वाले गार्ड्स ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया। उनके बीच से एक छोटा सा लिजर्डमैन बाहर निकला। वो औसत लिजर्डमैन से कई इंच छोटा था। सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म और नीची खींची हुई मिलिट्री कैप के नीचे उसकी चाइल्डिश फेस साफ दिख रही थी। उसने सिर झुकाकर सिर्फ आंख के कोने से अंकल यू की तरफ देखा, मगर उसके दोनों हाथों में हैंड हेल्ड डिवाइस थी, जैसे वो कोई गेम खेल रहा हो। तो अब हम इस इंटरेस्टिंग गेम को कैसे आगे बढ़ाएं? उसने हल्की मुस्कान दी। अगर उसकी लिजर्डमैन फीचर्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो एक बेहद हैंडसम नौजवान लगता। तुम्हें वॉर गेम्स खेलना बड़ा पसंद है, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं। ये कहते ही उसने फिर से सिर झुका लिया और डिवाइस पर तेजी से खेलते हुए टैप्स करने लगा, मानो सामने ब्लैक चैरियट लेवल का खतरनाक दुश्मन खड़ा ही ना हो। लेकिन तभी उसके चारों तरफ खड़े व्हाइट क्लैड गार्ड्स ने अपनी स्लीव्स झटकी और तूफानी रफ्तार से अंकल यू की तरफ टूट पड़े। अंकल यू ने दुश्मन को हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत वॉइस चैनल पर कॉल किया। टारगेट मिल गया, नेझा। इतना कहने से पहले ही सफेद कपड़ों वाले वॉरियर्स अंकल यू तक पहुंच गए। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, मानो वो जिंदा नहीं बल्कि पपेट हो। अचानक उनमें से एक वॉरियर दूर से बैठ गया। उसके हाथ में जटिल सा मोज़ेक बना और शेप बदलकर कार्टून स्टाइल रॉकेट लॉन्चर जैसा वेपन बन गया। उसने उसे कंधे पर रखा और ट्रिगर दबाया। सीधे अंकल यू की तरफ एक जबरदस्त एनर्जी बीम छोड़ी। ये पावर किसी भी कैप्टन लेवल गार्ड के बस की नहीं थी, मगर अंकल यू तनिक भी नहीं चौंका। उसने अपने सामने एनर्जी शील्ड डिप्लॉय किया और हमले का सीधा सामना किया। बूम! एनर्जी कैनन शील्ड से टकराई। ज्यादातर एनर्जी शील्ड की स्पेशल डाइवर्जन स्ट्रक्चर ने एब्जॉर्ब करके दूसरी डायरेक्शंस में रीडायरेक्ट कर दी। बाकी बची ताकत इतनी कम थी कि अंकल यू को तनिक भी चोट नहीं पहुंची। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।